हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2020 में जारी की गई है। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं आप लोग को, तो 11th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट का क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2020 में जारी की गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट होगा। सेकंड में है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, -1। इसके बाद 3 में 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट। तो किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में जो एटम कंटेंट रहता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, दैट इज 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 का हो जाएगा 2 नंबर। 4 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम आर। तो इसका भी हो जाएगा 2 नंबर, 4 का 2। 5 है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम। लिथियम का ग्रुप नंबर, लिथियम कौन सा ग्रुप में आता है, तो लिथियम सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, लिथियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 6 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, S ब्लॉक, D ब्लॉक या P ब्लॉक। ठीक है, तो ये है हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा 1, फर्स्ट। 6 का फर्स्ट हो जाएगा S ब्लॉक। 7 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। ये जो कार्बन जो दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यानी इसमें कितना होता है, तो 7 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 आर। 13 से 18 ग्रुप के बीच में जो एलिमेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो P ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, P ब्लॉक यानी फर्स्ट नंबर। 9 में ध्यान दोगे। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के कौन सा पीरियड में प्रेजेंट रहता है, यानी वो थर्ड पीरियड में रहता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। 9 का आंसर क्या होगा, 2। आंसर 2 होगा, लेकिन ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी ये थर्ड पीरियड में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2। तो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है, यानी 2 नंबर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका लीनियर। ठीक है, 11 है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। H2 कितना बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 11 का ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, 12 में है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। H2O में जो ऑक्सीजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, किसका, तो 12 का। ठीक है, 13 में है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन SO2। ठीक है, 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। 14 में है बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटेन एज। बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली इज रिटेन एज, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/v, यानी 2 नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का 2। 14 का 2। 15 में है व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर। जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मापा जा रहा हो और वॉल्यूम को लीटर में मापा जा रहा हो, और 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP कंडीशन ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, देन वैल्यू ऑफ R। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.001
0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। 16 में ध्यान दोगे, 16 में एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कि ये एंथैल्पी ऑफ एटोमिजेशन है या एंथैल्पी ऑफ कंफ्यूजन है या तो फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है या नन ऑफ दीज है। तो आप यहाँ देख रहे हो डेल्टा सी एच दिया हुआ है, तो इसके अनुसार ये कंफ्यूजन है, ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 17 में ध्यान दोगे, 17 में एक्चुअली यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव 2 नंबर, 17 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 18 में ध्यान दोगे, 18 में डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 दिया हुआ है, अगर लेस देन 0 दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? तो स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, ठीक है। इसके बाद 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 13, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका 13 हो जाएगा। 20 में ध्यान दोगे, 20 का क्या होता है? तो 20 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 20 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 21 में ध्यान दोगे, यहाँ पर OH माइनस है और इसमें पूछा गया है कि एसिड है या बेस है या बोथ है या नॉन ऑफ दीज है। तो हमेशा याद रखोगे जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा रहता है वो हमेशा क्या होता है? तो बेस का काम करता है, ठीक है, यानी OH जो है हाइड्रोजन गेन करने की एबिलिटी रखता है, OH जो है हाइड्रोजन गेन करने की एबिलिटी रखता है, मतलब जो प्रोटॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दोगे, 22 में बोला गया है ऑक्सीडेशन इज, तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार का प्रोसेस है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बोथ? तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 22 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, 22 का फर्स्ट। 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दोगे 23 में पूछा गया है ये किस प्रकार का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नन ऑफ दिस, यानी ये कम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें दोनों कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी 23 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद 24 में ध्यान दोगे, इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या SO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोथ ऑफ देम? तो इसमें ध्यान दोगे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, HNO3 जो है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 जो है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके बाद 25 में ध्यान दोगे, 25 में प्रोटियम, तो प्रोटियम किसको हम लोग बोलते हैं? तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद 26 में ध्यान दोगे, 26 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या होना चाहिए वो बताना है, तो क्या हो जाएगा? PbSO4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? PbSO4, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 27 में भी एक्स की जगह पर क्या होगा सो बताना है, तो वहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, यानी इसका भी सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 27 का फर्स्ट ऑप्शन। 28 में ध्यान दोगे, लिथियम क्या है सो बताना है, तो लिथियम एक्चुअली में क्या है? एक अल्कली मेटल है, यानी इसका हो जाएगा 28 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 29 का क्या होगा सो ध्यान दोगे, 29 में पूछा गया है फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर एलिमेंट कौन है? तो बोरोन है। पीरियोडिक टेबल में देखोगे 13 ग्रुप में सबसे पहले बोरोन आता है, यानी 29 का ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद 30 में H3PO3 इज, तो H3PO3 क्या है वो बताना है, तो ये क्या है? तो ऑर्थोबोरिक एसिड है, क्या है ये? ऑर्थोबोरिक एसिड है, यानी 30 का ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 31 में CO क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड है या नॉन ऑफ दीज है? तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी 31 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 में है जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है? तो वो क्या है? एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, यानी 32 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 33 में IUPAC ग्रुप सफिक्स ऑफ अल्कोहल का
IUPAC सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, OL, अल्कोहल के लिए OL यूज किया जाता है सफिक्स में, यानी 33 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, 32 का सेकेंड। इसके बाद 34 में है CH3 CH2 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 CH3, तो ये क्या है सो आपको बताना है, ठीक है। ये है हमारा 34 में, ये है एक्चुअली में नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन तो है नहीं, नियो पेंटेन तो है नहीं, ये है नॉर्मल पेंटेन, बट यहाँ नॉर्मल वर्ड का यूज नहीं किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, सिर्फ सिंपली पेंटेन, ठीक है। 34 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 35 में न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का डिफिनेशन आप लोग को बताया गया है, ठीक है। इसमें 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा, 35 का फर्स्ट हो जाएगा। 36 का क्या होगा, तो 36 का फर्स्ट हो जाएगा, 36 का भी फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद 37 का क्या होगा, ध्यान दोगे, सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, यानी ब्यूटेनोइक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी 37 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 37 का थर्ड। उसके बाद 38 में ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन गिव्स, तो प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस कराने से क्या प्राप्त होता है, तो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज 3 नंबर हो जाएगा, इथेनॉल एंड मिथेनॉल, 38 का 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 39 में ध्यान दोगे, 39 में है विच इज सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, डोमेस्टिक सेवार्ड्स, ठीक है। इसके बाद 40 में है दी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट डस्ट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकल टाइप्स प्रॉब्लम था, उसे अब हम लोग स्क्रीन में एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे तक देखते रहें, अंत तक देखते रहें, ताकि जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो पाए, समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ H2O, ध्यान दो, मोलर मास ऑफ H2O यानी उसका एक मोल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, तो ध्यान दोगे अगर इसका मोलर मास हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, तो ध्यान दो। अब यहां से हम लोग मोलर मास ऑफ H2O फाइंड करेंगे, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O के एक मोल का मास, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जब यहाँ H2 है तो हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है हमारा 1 ले लेते हैं, 2 है तो आ जाएगा यहाँ से 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज 2 + 16 यानी 18, ठीक है। क्या आ गया, तो 18 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज जानने से पहले हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज और एक्चुअल चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जनरली एक्चुअल चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज में स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होता है, ध्यान दो। अगर एक्चुअल चार्ज की अगर बात की जा रही है तो एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक्चुअल चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, और न्यूट्रॉन का अगर एक्चुअल चार्ज अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बट अगर इसी में यहाँ पर एक्चुअल वर्ड की जगह पर अगर एब्सोल्यूट चार्ज अगर बोला जाता
तो एब्सोल्यूट चार्ज में प्लस माइनस का यूज नहीं किया जाता है। इन दोनों का एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। ध्यान रखोगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड वहां बताना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस का यूज नहीं किया जाएगा। बट रिलेटिव चार्ज की अगर बात किया जाए तो वहां पर रिलेटिव मतलब तुलना किया जाएगा, मतलब इन तीनों को एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करने से ये तीनों का तीनों सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। तो इसमें अगर 1.6 इंटू 10⁻⁹ से अगर कूलम से डिवाइड किया जाए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी इन तीनों का रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -1, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा +1 और रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 आ जाएगा। याद रखोगे, इनसे 3 चीज याद रखोगे, एक्चुअल, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ठीक है। जब एक्चुअल की बात किया जाए तो प्लस माइनस लेकर के उसका जो एक्चुअल वैल्यू जो है वो लेना है। इससे 1.6 के आगे भी कुछ होता है तो वो भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट में जो है सो माइनस प्लस का यूज नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज इक्वल होता है, प्लस माइनस उसमें यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर रिलेटिव की अगर बात किया जाएगा तो -1 +1 और 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, दैट इज इसका हो जाएगा आंसर में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि दूसरे नंबर ऑप्शन में ये हमारा प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंस, और इसमें ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 22 एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो कोई भी एलिमेंट हो उसका 1 मोल का एटम्स तो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 1.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 4 में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन सेल ऑफ सेकेंड सेल ऑफ बी एटम, यानी बेरिलियम के सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्वेश्चन है 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम। तो सबसे पहला चीज कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब अगर हम लोग यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल, तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है सेकेंड सेल में? तो 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम। ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, तो ध्यान दोगे सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 नंबर। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s1। क्या आ जाएगा? 1s2 2s1 आ जाएगा। इसमें पूछा गया है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम, लिथियम का कौन सा ग्रुप है? तो पीरियोडिक टेबल में ये जो लिथियम है ये पहले ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर स्टडी किए हो तो ये कहाँ पर है? तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा?
2 में 1 है, यानी 2 नंबर हो जाएगा इसका। जैसे ए बी सी रहता तो वहाँ पर 2 है, 2 में फर्स्ट ग्रुप, ये है उसका आंसर। ठीक है, अब 6 में ध्यान दोगे, एमजी इज ऑप्शन में क्या क्या है सो ध्यान दोगे। ऑप्शन में है एस ब्लॉक इलेमेंट, डी ब्लॉक इलेमेंट, पी ब्लॉक इलेमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 3s 12 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 में क्या है, तो एस ब्लॉक। अब कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो ये एस ब्लॉक हो गया। अगर सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता तो वो पी ब्लॉक होता। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता तो डी ब्लॉक होता। तो ये एस में जा रहा है इसलिए एस ब्लॉक हो गया। इस सभी क्वेश्चंस के लिए जितने सारे क्वेश्चन यहाँ भी बताए जा रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हो, कहीं भी कन्फ्यूजन है, तो हमारे चैनल में जा करके आप वाओ प्रिंसिपल को सर्च करोगे, आप वाओ प्रिंसिपल बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए डिटेल पूर्वक वहाँ बताया गया है। ठीक है, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा एस ब्लॉक इलेमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ध्यान दो। ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ Z है और यहाँ पर E है, ऐसा। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो Z जो है इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और A जो है ये है मास नंबर। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी P इक्वल टू क्या होता है, तो Z होता है। ठीक है, इसके बाद अगर ये न्यूट्रल है, किसी प्रकार का चार्ज इसमें नहीं लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E इक्वल टू Z होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी E इक्वल टू A माइनस Z होगा, ये याद रखना है। यानी ये जो नीचे जो लिखा हुआ रहता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ऊपर में जो है वो मास नंबर है, जो हमारा मास नंबर में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर होता है A इक्वल टू P प्लस N। तो यहाँ से N अगर निकालना है तो A माइनस P हो जाएगा, और P किसके बराबर है, तो Z के बराबर है। तो ये आ गया हमारा N का A माइनस Z। सीधे से याद रखोगे, P इक्वल टू Z, E इक्वल टू Z, E और यहाँ N, न्यूट्रॉन है ना यहाँ पर, न्यूट्रॉन यानी N इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, P इक्वल टू Z, E इक्वल टू Z, N इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, तो यहाँ से अब इसी में ध्यान दोगे, ये जो न्यूक्लियस जो दिया हुआ है इसमें Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z नीचे Z इक्वल टू 6 हो जाएगा, A इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब यहाँ P और E इक्वल टू क्या होता है, Z, तो कितना हो जाएगा 6, और N इक्वल टू होता है P माइनस N इक्वल टू क्या है, A माइनस Z।
तो ए का वैल्यू है 13 और जेड का वैल्यू है 6, यानी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, तो 7 आ गया। दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर, 2 में है 7, ठीक है। अब 8 में देखते हैं। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, 13 to 18 और क्वेश्चन बोल रहा है जो पीरियोडिक टेबल में 13 to 18 में जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, पी ब्लॉक होगा या एस ब्लॉक होगा या तो फिर डी ब्लॉक होगा या तो नॉन ऑफ दीज होगा। तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी किए हो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान दोगे, पीरियोडिक टेबल में ध्यान दोगे, फर्स्ट सेकेंड बीच में ये फर्स्ट एंड सेकेंड 1 and 2, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। 1 2 जो है सो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके बाद लास्ट में जो हमारा होता है 13 से 18, पहले यहां ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 से लेकर के 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक। ये जो है ये डी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जो 13 14 15 16 17 एंड 18 तक जो जाता है, ये 18 तक जो जाता है ये होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखोगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 जो है सो पी ब्लॉक होता है। अब एफ ब्लॉक यहाँ नीचे में हॉरिजॉन्टली 2 लाइन सेट किया हुआ रहता है, ये होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल है हमारा। फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक, 13 14 15 16 17 18 पी ब्लॉक और 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक और नीचे हॉरिजॉन्टली 2 लाइन जो रहता है वो हमारा होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है 8 में एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, 13 to 18 एक एलिमेंट है जो 13 से 18 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा या डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या एस ब्लॉक होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, तो वो हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। वो क्या होगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक, यानी 1। पी ब्लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो वो कौन सा पीरियड में बिलोंग्स कर रहा है वो बताना है। एटॉमिक नंबर 15 है, ध्यान दोगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू 15 है, तो अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले ये जानना है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड हम लोग कैसे पता करते हैं। ये लास्ट ध्यान दोगे, सबसे पहले
ये लास्ट कौन सा ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, पहला ऑर्बिट है ये दूसरा ऑर्बिट है ये, ठीक है, और ये तीसरा है, लास्ट ऑर्बिट तीसरा है। तो जो पीरियड जो होता है ना वो नंबर ऑफ लास्ट नंबर ऑर्बिट से पता चलता है। पीरियड इक्वल टू होता है लास्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो कि क्या है तो 3 है, ठीक है, यानी इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3, यानी 9 का हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का ज्योमेट्री बताना है, एलिमेंट में बॉन्ड ऑर्डर बताना है, फिर 12 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इन सभी के लिए लगभग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, H इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ऐसे यहाँ लेटर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, बट ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले सब है क्या। ये जो V जो है ना हमारा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके बाद M क्या है, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने मोनोवैलेंट प्रेजेंट हैं, और C मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, और A मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर के लिए। 10 नंबर में BeCl2, इसके लिए सबसे पहले V का वैल्यू क्या होगा, तो V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर बेरिलियम है, और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, ठीक है। और M का वैल्यू, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग दी सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम जो बेरिलियम है उसके चारों तरफ से कितने मोनोवैलेंट है, तो 2 क्लोरीन है, दोनों को दोनों मोनोवैलेंट है, कैटायन एनायन है ना। तो यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, 2 + 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। अगर 2 आ जाता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ध्यान रहे, अगर H का वैल्यू 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर H का वैल्यू 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर 4 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा, और 6 आएगा तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आएगा तो sp3d3 आएगा, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखे हैं, ध्यान दोगे। इसका शेप क्या होता है, तो लीनियर होता है, लीनियर, ठीक है, रैखिक। इसका शेप क्या होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका होता है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोले इसे, इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसका होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, बेस में स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर sp आया है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा,
तो लीनियर हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछा गया है, तो लीनियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर क्या है, तो 1 में, कहाँ पर है, 1 में। एसपी यानी लीनियर, एसपी यानी लीनियर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 11 में है बॉन्ड ऑर्डर किसका, H2 का। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, 1 होता है। एक ही बॉन्ड ये बनाता है हमारा, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा एक ही बनाएगा हमेशा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में है हमारा, 12 में है हाइब्रिडाइजेशन इन H2O। H2O में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो इसके अनुसार चलते हैं। तो हमें चाहिए V का वैल्यू और M का वैल्यू। केटाइन एनाइन इसमें है नहीं, तो V मतलब सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इसमें कौन है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीच में रहता है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बायतम कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6 होता है। एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोनों का दोनों मोनोवैलेंट है, यानी इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब H का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो 1/2, 6 + 2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। और जब 4 आएगा तो sp3 होगा। ठीक है, 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, sp3 यानी 2 नंबर हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा आंसर, 2 नंबर हो जाएगा sp3। ठीक है, 4 आया यानी sp3। 13 नंबर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2। SO2 में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है, यानी कितने बॉन्डिंग पेयर हैं इसमें, तो SO2 में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। ठीक है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें होता है वो जानना होगा, तो ध्यान दें। इसके लिए सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो जानना जरूरी है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ जो सल्फर है और यहाँ जो ऑक्सीजन है, दोनों का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इन दोनों को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड के अनुसार जाते हैं, बॉन्डिंग के अनुसार जाते हैं, तो ध्यान दो, ये है हमारा। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहाँ से ये लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन अपना अगर शेयर कर लेता है, तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है सो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है अपना। ठीक है, बट ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी तो पूरा करना है। उस कंडीशन में यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है, दैट इज यहाँ पर इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसका इधर डायरेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इसके पास 2 लॉन पेयर है, इसके पास 1 लॉन पेयर है, और यहाँ पर 3 लॉन पेयर है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था, ध्यान दोगे, इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2। SO2 का बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, SO2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी हमारा बॉन्डिंग पेयर है और ये भी मेरा बॉन्डिंग पेयर है, बट यहाँ पर जो कोवैलेंटली जो बॉन्डिंग पेयर है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर जिक्र करना है, कोऑर्डिनेट वाले को जिक्र नहीं करना है। ठीक है, तो कोवैलेंटली हमारा यहाँ नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स।
नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 2 and 2 4, यानी 2 बॉन्डिंग पेयर के बारे में, 2 जोड़ा है यानी 2 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो 2 हो जाएगा। अगर इसी में ऐसे एक्चुअली में कभी भी अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही एग्जैक्टली इसमें पता चलता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर जाते हैं। ध्यान दोगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला जो है हम लोग का ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें V का वैल्यू क्या होगा, V का वैल्यू यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, सेंट्रल एटम यहाँ पर सल्फर है। ठीक है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, अब M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग दी सेंट्रल एटम, तो ये जो सल्फर जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में 2 एटम ऑक्सीजन तो है, बट ऑक्सीजन जो है सो मोनोवैलेंट नहीं है, एक भी मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। केटाइन भी नहीं है, एनाइन भी नहीं है, तो यहाँ से अगर हम लोग H का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 + 0 दैट इज 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा sp2। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, जब sp आता है तो अगर हमें बॉन्ड पेयर के बारे में अगर जिक्र करना है तो ध्यान दोगे यहाँ पर sp3 आया है, तो sp3 का शेप एक्चुअली कैसा होता है, sp3 का शेप ऐसा होता है, सेंट्रल एटम यहाँ रहता है, एक बॉन्ड इधर बनता है, एक बॉन्ड इधर बनता है, एक बॉन्ड यहाँ इधर बनता है, ये इसको हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं, इसे है हमारा ट्रायगोनल प्लेनर। क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर होने के लिए 3 सराउंडिंग एटम भी होना चाहिए, 3 सराउंडिंग एटम होना चाहिए, बट यहाँ 2 ही सराउंडिंग एटम है, यानी इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बीच में सल्फर लेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन आएगा, एक तरफ इधर और ऑक्सीजन आएगा, और एक तरफ जो है सो लॉन पेयर हो जाएगा, ऐसा ये होगा। ध्यान से समझोगे, sp3 आने का मतलब है कि ये ऐसा शेप होगा, मतलब यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, यहाँ सराउंडिंग 3 दिख रहा है, 3 सराउंडिंग एटम होना चाहिए, बट यहाँ 2 ही सराउंडिंग एटम है, तो 2 तरफ से बॉन्ड बना लेगा, एक तरफ से लॉन पेयर हो जाएगा। अब यहाँ इस शेप में आके देखते हैं, तो ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये लॉन पेयर, यानी इसमें अगर हमारा बॉन्ड पेयर अगर बोला जाएगा तो बॉन्ड पेयर 2 हो जाएगा, और लॉन पेयर अगर बोला जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 2। बॉन्ड पेयर कितना है इसमें, तो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटेन एज, तो पढ़े होगे बॉयल्स लॉ में होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं P = कांस्टेंट इंटू 1/P, ये आ जाएगा कांस्टेंट इंटू 1/P। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा P, और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 में हम लोग आते हैं। 15 में क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर, 1 मोल ऑफ गैस under STP condition occupies 22.4 liter, then value of R, तो value of R क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन
पर मोल, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ध्यान दो, जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मापा गया हो, वॉल्यूम को लीटर में मापा गया हो और 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP पर उसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, तो उसका R का वैल्यू हमारा ये आएगा, याद रखोगे इसको, 0.0821 लीटर पर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर क्या होगा, तो पर मोल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, दी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। अब इसमें क्या है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज का एग्जाम्पल है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन या तो फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या तो फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें अगर आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ रिजल्ट में ही हमारा दिख रहा है। ऐसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसे जला रहे हैं तो इसे हिंदी में अगर पढ़े होगा आप लोग तो इसे जारन कहते हैं, इसी को हम लोग कंबशन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है, यहाँ डेल्टा के साथ सी लिखा हुआ है, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दोगे, 17 में है इन चेंज ऑफ अ स्टेट, ये एक चेंज ऑफ अ स्टेट दिया हुआ है, ध्यान दोगे, ये जो चेंज ऑफ अ स्टेट है यहाँ ब्रैकेट में लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो इसमें बोला गया है साइन ऑफ इंट्रोपी चेंज, साइन ऑफ इंट्रोपी चेंज। तो हमेशा याद रखोगे, इंट्रोपी जो है ना वो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है, ठीक है। तो गैसियस सब्सटेंस में फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है, जिसके चलते गैसियस सब्सटेंस का इंट्रोपी सबसे अधिक और सॉलिड का इंट्रोपी सबसे कम होता है। यहाँ पर लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, दैट इज इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका साइन जो है सो नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर 2 हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव, डिक्रीज कर रहा है, लिक्विड टू सॉलिड में इंट्रोपी डिक्रीज करता है, इसलिए नेगेटिव होगा डेल्टा एस का वैल्यू। 18 में ध्यान दोगे, इफ डेल्टा जी लेस देन, तो इसमें पूछा गया है अगर डेल्टा जी जो है सो लेस देन अगर है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा या इक्विलिब्रियम होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या नन ऑफ दीज होगा, सो बताना है। तो इसे याद रखोगे, ये डेल्टा जी है वो एक्चुअली में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी। तो जब इसका वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्वतः होता है, और जब इसका वैल्यू 0 होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और जब ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव हो जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी नेगेटिव ये में स्पॉन्टेनियस, 0 में इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, 1 यानी स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब 0 से छोटा यानी नेगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान दोगे, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो OH का जो कंसंट्रेशन है, यहाँ OH का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा 0.1 m दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि H और OH का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है
इससे पहले यहाँ से हम लोग पीएच भी निकाल सकते हैं, पीओएच। पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH, ये होता है। OH का ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे 1/10 लिख सकते हो। 1/10 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये जो log का जो पावर ऐसा फॉर्मूला होता है, log यहाँ m और यहाँ पावर n होता है, तो पावर आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, ऐसा होता है। ये पावर आगे आ जाएगा, माइनस पहले से है, -1 आ जाएगा, log 10। ये जो log 10 है इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, POH का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। POH का वैल्यू 1 आ गया। अब pH फाइंड करना है, तो pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1 उधर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा इसका वैल्यू 13, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, तो 13 आ गया, यानी 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 1। ध्यान दो, ये जो रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, Kc के बारे में पूछा गया है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, जो प्रोडक्ट में जो है आगे इधर जो प्रोडक्ट में है उसको पहले हम लोग इंटू में लेते हैं कैपिटल ब्रैकेट के साथ, प्रोडक्ट वाले को RHS वाले को, फिर डिवाइड में हमारा LHS आ जाता है, यानी ये हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर इसका 2 हो जाएगा। अब 21 में क्या है, ध्यान दोगे, स्पेसीज OH माइनस इज, ये जो OH माइनस है ये क्या है वो पूछा गया है, लुईस एसिड है या लुईस बेस है या बोथ ऑफ देम है या नॉन ऑफ दीज है। तो ध्यान दोगे, लुईस एसिड या लुईस बेस के बारे में पढ़े होगे, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है A, ठीक है, और प्लस अगर ये H प्लस को गेन करने के बाद AH बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस है सपोज, ये उसको गेन करने के बाद AH बन रहा है, तो जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को जो गेन करता है ना, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे बेस बोलते हैं, यानी ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये बेस, और ये हो गया हमारा एसिड। जो H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो सेम उसी प्रकार से ये जो OH माइनस है फिलहाल, अगर इसमें H प्लस मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, H2, यानी ये जो है सो H प्लस को गेन करने की एबिलिटी रख रहा है, यानी ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया ये, तो बेस हो गया, यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे हम लोग लुईस बेस कह सकते हैं। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 22 में है ऑक्सीडेशन इज, ठीक है। क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज, तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार का प्रोसेस है, उसमें ऑप्शन दिया गया है 4, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस। तो पढ़े होगे तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिलीज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25 को समझने से पहले हम लोग 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन समझते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग 1-1 इस प्रकार से, इसे 1-2 और इसे 1-3 से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। यानी ये एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर 3 है। मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर 1, 2 एंड 3 होता है। ध्यान रखो।
ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, सो ध्यान दो। 25 में है प्रोटियम इज, तो प्रोटियम क्या होगा, तो प्रोटियम हमारा ये है, ये जहां पर होगा ऑप्शन में, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। सॉरी, प्रोटियम पूछा गया है ना, पूछा गया है प्रोटियम, ये तो ड्यूटेरियम है, प्रोटियम पूछा गया है, ये होगा क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटियम, प्रोटियम यानी ये होगा आंसर। ये कहां पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है 2 नंबर, आंसर इसका 2 हो जाएगा। प्रोटियम ये 2 नंबर में आंसर है, ठीक है। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 समझने से पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में समझते हैं एकदम शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत लॉन्ग कहानी है इसकी, बट हम शॉर्ट में समझते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर रिगार्डेड एज बेसिस, जितना सारा बेसिस है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स ही बनता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सब में नहीं होता है बट मैक्सिमम में होता है। पॉजिटिव नहीं हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है बट न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, ये हमारा डोनेट करता है, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी करता है, डोनेट नहीं कर सकता है। ये एसिड होता है, बेस नहीं हो सकता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो फिर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर ध्यान दोगे, ये इसका है, ये हमारा एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल्स का, ये इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रीच बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रीच मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ध्यान दोगे यहाँ पर। अब इसे NH3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लोन पेयर होता है। तो आखिर इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ना, है तभी तो डोनेट कर सकता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर BF3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर होता है BF3 ऐसा। ये जो है सो ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है, और ये जो है सो प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर सकता है, उसी प्रकार से ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कैटायन और एनायन में अगर क्लासीफाई करना हो तो जो एनायन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो कैटायन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूट्रल वाले में देखेंगे किसके पास लोन पेयर है, अगर न्यूट्रल वाले में लोन पेयर अगर है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर लोन पेयर अगर नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब 35 में देखोगे, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है HS- फर्स्ट में, ठीक है। सेकेंड में दिया गया है BF3, ठीक है। इसके बाद 3 में दिया गया है NO2+, और 4 में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी मेरा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 का फर्स्ट हो जाएगा। अब 36 में ध्यान दोगे, राइट द IUPAC नेम। 36 में IUPAC नेम लिखना है। ये 36 है, 36 का IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमारा ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। अब एक इंड यहाँ पर, एक इंड यहाँ पर, उस इंड से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से पहले ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप मिलता है। इधर से 2 नंबर भी मिल रहा है, नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4। तो 2 नंबर में मिथाइल है, तो 2 में क्या आ गया, तो मिथाइल आ गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 का क्या होता है, मिथ प्रोब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं हुआ है तो ब्यूटेन होगा, ब्यूट ANE होगा, ठीक है।
अब 2 नंबर में अल्कोहल है, उसके लिए OL होता है, इसको E को हटाएंगे, यहाँ 2 नंबर में OL लिखेंगे, 2 नंबर में OL लिखेंगे, ठीक है। यानी 36 का आंसर हो जाएगा 36 का आंसर होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, यानी फर्स्ट नंबर 36 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद थर्टी 38 नंबर को समझने से पहले हम लोग ओजोनोलाइसिस को समझते हैं, तो ध्यान दें। एक्चुअली में ओजोनोलाइसिस क्या होता है, अल्कीन जो है ना, ये अल्कीन को हम लोग ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं O3 से, ठीक है, O3 से रिएक्ट करवाते हैं। अल्कीन को O3 से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है, सो यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे। ये जो बॉन्ड है दोनों फ्री बॉन्ड, ये ऐसा ही रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आके इस प्रकार से ऐड हो जाता है, यहाँ नीचे भी हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जिसे हम लोग ओजोनाइड कहते हैं। ये क्या बन गया, ओजोनाइड, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, तो जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस। अब इसे हम लोग जिंक के उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्या होता है, सो ध्यान दोगे। यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड जो है सो ब्रेक हो जाता है, तो फाइनली यहाँ पर क्या बनता है, ये बनता है। फाइनली हमारा ये बन जाता है, ध्यान दोगे, और ये बनता है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ इस जगह पर क्या है, 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 उसी के आधार पर यहाँ पर क्या बन रहा है वो पता चलेगा। जिसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन जो 38 जो लिया गया है आप लोग के पास, उस 38 में बोला गया है ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन, ठीक है। किसका ओजोनोलाइसिस करवाना है, तो प्रोपीन का, मिथ ईथ प्रो, ठीक है, यानी ऐसा है। ये है प्रोपीन, ठीक है। ये अगर यहाँ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्रोपीन आप लोग पढ़ी होगे, क्या होता है, CH3 CH CH2, यही तो प्रोपीन है हमारा, ये प्रोपीन है, इसी को तो यहाँ लिखे हैं। ये जो C है, इस C में एक CH3 और एक हाइड्रोजन ले लिए और डबल बॉन्ड, फिर दूसरा C में दोनों का दोनों हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर O3 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन चला जाएगा, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नीचे ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर ये इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, CH3 C और H और डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और H बन गया पहले वाले से। इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया। यानी क्या बन गया, ये एसिटल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये है मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड हमारा यहाँ बन रहा है 38 में, जिसे हम लोग इथेनॉल और मिथेनॉल कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इथेनॉल एंड मिथेनॉल, जो कि कोई ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार, इथेनॉल और मैथेनॉल, ठीक है, ये बन गया। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका आंसर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2020 में जारी की गई है, ठीक है। तो आप अगर
11th क्लास केमिस्ट्री का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 के बाद, कभी भी आगे वाले सेशन में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।